वेलकम एवरीवन। आज के इस ऑपरेटिंग सिस्टम इन हिंदी सीरीज में मैं आपको करवाने वाला हूँ शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पार्ट 3। तो आज हम करने वाले हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग जो है अभी की दो जो मैंने आपको करवाई थी, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, उसके बाद एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट शेड्यूलिंग टाइप का एल्गोरिदम है। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का मैं थोड़ा सा बेसिस आपको बता देता हूँ। सबसे पहले प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में हम क्या करते हैं, इंस्टेड की सीपीयू का जो टाइमिंग है कि कितना टाइम उसने कंज्यूम करना है कंप्लीट करने के लिए, हम हर प्रोसेस को एक प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं। प्रायोरिटी डिस्क्राइब करती है कि वो प्रोसेस जो है कितनी इम्पॉर्टेंट है। और हर प्रोसेस की प्रायोरिटी जो डिफरेंट हो सकती है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रायोरिटी असाइन करता है आपके प्रोसेस को। विंडोज सिस्टम में प्रायोरिटी जो है एक नंबर होगा, और एक हाई नंबर जो है एक हाई प्रायोरिटी असाइन करता है। लिनक्स वाले थोड़ा सा उल्टा उल चलते हैं। लिनक्स में अगर आपकी प्रायोरिटी जो है लो प्रायोरिटी, मतलब लो वैल्यू है, तो दैट मीन्स हाई प्रायोरिटी होती है। तो जो पॉलिसी है, बेसिकली लिनक्स उसको प्रायोरिटी भी नहीं बोलता है, वो उसको नाइस वैल्यू बोलता है। तो वन टू या लिनक्स जो है वो रूल फॉलो करते हैं कि नाइस गाइज फिनिश लास्ट। तो इट इज़ वेरी सैड। तो नाइस वैल्यू डिनोट करती है कि आपकी प्रोसेस कितनी नाइस है और वो दूसरों को कितनी जल्दी आगे जाने देती है। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि प्रायोरिटी डिस्क्राइब करती है कि कोई प्रोसेस जो है कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मान लो अगर आप विंडोज़ टास्क मैनेजर कभी अपने सिस्टम पे ओपन करोगे, तो जो प्रोसेस वाला आपके पास टैब होता है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि वहाँ पे एक बेस प्रायोरिटी नाम का एक कॉलम होता है। अगर नहीं है तो आप इस वाले कॉलम के ऊपर राइट क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि हर प्रोसेस को एक प्रायोरिटी असाइन की गई है। तो नॉर्मल प्रायोरिटी मतलब कि हर प्रोसेस जो नॉर्मल प्रायोरिटी में स्टार्ट करती है। हाई प्रोसेस का मतलब है कि ये आपकी प्रोसेस जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ी सी हाई प्रायोरिटी दे रहा है चलने के लिए। तो इस तरीके से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जहाँ तक बात है लिनक्स की, जैसे मैंने आपको बताया कि एक नाइस वैल्यू होती है, तो नाइस वैल्यू में जितनी नाइस वैल्यू बड़ी होगी तो उसको बेसिकली थोड़ा है ना लास्ट में चलाया जाएगा, क्योंकि वो प्रोसेस जो है बहुत नाइस है। तो जैसे बताया कि नाइस गाइस ऑलवेज फिनिश लास्ट। तो नाइसनेस वही डिसाइड करती है कि कौन सी प्रोसेस जो है इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास चार प्रोसेसेस हैं, P1 P2 P3 P4। और ये इनकी CPU बर्स्ट टाइमिंग है 4362। और ये इनकी प्रायोरिटी वैल्यूज़ है। हम एज्यूम कर रहे हैं जैसे लिनक्स का जो नाइस वैल्यू वाला पैटर्न है, तो 20 15 10 एंड 5 ये इनकी नाइस वैल्यू है। तो पहली प्रोसेस बहुत ज़्यादा नाइस है और बाकी प्रोसेस जो थोड़ी कम नाइस है। तो अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूँ तो दैट मीन्स सबसे लास्ट वाली प्रोसेस जो उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है, फिर उसके बाद 10 वाली की है, फिर 15 वाली की, फिर 20 वाली की है। तो जो शेड्यूलिंग है हम सीपीयू पे बस टाइमिंग पे नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी प्रायोरिटी पे कर रहे हैं। तो जो शेड्यूलिंग का ऑर्डर रहेगा वो रहेगा पहले P4, फिर P3, फिर P2 एंड P1। हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस को हम सबसे पहले शेड्यूल करेंगे। तो अगर मैं इसका प्रोग्रेस चार्ट बनाऊँ तो इस तरीके का प्रोग्रेस चार्ट बन जाएगा। P4 वाली प्रोसेस जो है पहले शेड्यूल की गई थी, तो आप यहाँ से वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं हर प्रोसेस का कि कितना वेटिंग टाइम रहेगा। जैसे P3 का वेटिंग टाइम 7 यूनिट था, P2 का 13 यूनिट है और P1 का 16 यूनिट है। तो आप इसका एवरेज वेटिंग टाइम निकाल सकते हो एवरेज कैलकुलेट करके। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो प्रोसेस है वो शुरू में आ जाए, कुछ प्रोसेस जो है लेटर स्टेज पे भी ऐड हो सकती है। तो मान लेते हैं कि आपके पास P1 प्रोसेस है, P1 एंड P2। तो ये आपके एट टी इक्वल टू ज़ीरो पे अवेलेबल थी। ये इनकी CPU बस टाइमिंग थी और इनकी प्रायोरिटी थी नॉर्मल एंड हाई। तो जब आपकी प्रोसेस शुरू हुई थी तो सिर्फ दो प्रोसेसेस थी। तो इन दो में जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी, यानी कि उसको पहले शेड्यूल किया जाएगा। उसके बाद 2 सेकंड के बाद एक और प्रोसेस ऐड की गई जिसकी प्रायोरिटी वेरी हाई थी। तो इमीडिएटली आपका जो प्रोसेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्विच करेगा इस प्रोसेस को छोड़ के इस प्रोसेस पे, और तब तक इसको एग्जीक्यूट करेगा जब तक इससे भी हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ नहीं जाती। और 5 सेकंड के बाद एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है जिसकी प्रायोरिटी बहुत लो है। तो आप यहाँ पे देख के बता सकते हो कि सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले हो गया आपका P2 2 सेकंड के लिए। 2 सेकंड के बाद P3 होगा 10 सेकंड के लिए। और उसके बाद आपके पास फिर से P2 होगा और उसके बाद P1 होगा और लास्ट में P4 होगा।
तो ये आपके पास बन गया है उसका प्रोग्रेस चार्ट। सबसे पहले P2 2 सेकंड के लिए, उसके बाद P3 10 सेकंड के लिए, उसके बाद P2 फिर 2 सेकंड के लिए, P1 2 सेकंड के लिए और सबसे लास्ट P1। तो यहाँ से आप एवरेज वेटिंग टाइम निकाल सकते हो हर प्रोसेस का। तो जैसे पहली प्रोसेस का एवरेज वेटिंग टाइम 14 यूनिट, दूसरी प्रोसेस का 10 यूनिट, P3 का 2 यूनिट चार्ट के हिसाब से, और P4 का 1 यूनिट। पर आप जानते हैं कि ये प्रोसेसेस जो लेट पहुंची है P3 और P4, हम इसको एडजस्ट करते हैं क्योंकि जो जो प्रोसेस लेट पहुंची थी, तो लेट पहुंचने के बाद आपको पता लगता है कि ये इनके वेटिंग टाइम है। P3 का कोई वेटिंग टाइम नहीं था, वो जैसे आई थी वैसे शेड्यूल हो गई थी। तो फिर आप एवरेज वेटिंग टाइम निकाल सकते हैं अपने सिस्टम का। तो ये तो था आपके पास प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। अब प्रॉब्लम्स की बात करते हैं कि जो आपके पास प्रायोरिटी शेड्यूलिंग उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके पास है कि अगर आपके पास कोई प्रोसेस है जो लो प्रायोरिटी में शुरू होती है, वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस सकती है जहाँ पे शायद उसको शेड्यूल होने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेसेस जो है जो बार बार आ रही हैं जो उससे ऊपर वाली प्रायोरिटी पे एग्जिस्ट करती है। ऐसा होता है कई बार, आपके पास कुछ प्रोसेसेस होती हैं जो शायद बैकग्राउंड में वर्क कर रही है और शायद करंटली लो प्रायोरिटी में है, लेकिन आपका सिस्टम जो है दूसरी प्रोसेसेस को शेड्यूल कर रहा है, लेकिन लो प्रायोरिटी की जो आपके पास प्रोसेस है उसको चलने का मौका नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे प्रोसेस को चलने का मौका नहीं मिलता है, हम उसको कहते हैं स्टारवेशन। तो स्टारवेशन का जो लिटरल मीनिंग जो है वो बेसिकली भुखमरी है। तो बेसिकली भुखमरी की सिचुएशन आ गई है कि आपकी प्रोसेस जो है वो एक्चुअली शेड्यूल नहीं हो पा रही है। तो ये आपने रिमेंबर करना है। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, एक नंबर में या फिर मल्टीपल चॉइस में या फिल इन द ब्लैंक्स में, कि ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं जहाँ पे आपकी प्रोसेस को शेड्यूल होने का मौका नहीं मिल रहा है। उस सिचुएशन को हम कहते हैं भुखमरी, यानी कि स्टारवेशन। तो इस स्टारवेशन वाली प्रॉब्लम को हम कैसे कैसे डील करें हम इसके साथ, खासकर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में। एक टेक्निक जो सजेस्ट की गई है जो काफ़ी अच्छी वर्क करती है, हम उसको एजिंग कहते हैं। तो एजिंग एजिंग का मतलब होता है बुढ़ापा। तो अगर कोई आपके पास प्रोसेस है और उस प्रोसेस को शेड्यूल होने का मौका नहीं मिल रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी प्रायोरिटी को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करता है। तो बेसिकली अगर आपका कोई प्रोसेस लो प्रायोरिटी में शुरू होती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब जब उसको शेड्यूल नहीं करेगा उसकी प्रायोरिटी जो है धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देगा, एक एक पॉइंट। तो नाइस वैल्यू जो है बेसिकली एक एक पॉइंट घटना शुरू हो जाएगी। तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब उस प्रोसेस की जो आप बोल सकते प्रायोरिटी जो है एक ऐसे लेवल पहुंच जाएगी जहाँ पे इवेंचुअली उसको शेड्यूल कर दिया जाएगा। तो एजिंग जो है ये एक टेक्निक है जो आप यूटिलाइज कर सकते हो अगर आप प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में चाहते हैं कि कोई प्रोसेस जो है स्टार ना हो। एजिंग भी जनरली एग्जाम में पूछी जाती है, कई बार वाइवा में भी पूछी जाती है कि एजिंग बेसिक टेक्निक रिलेट किससे करती है। तो आपको पता होना चाहिए एजिंग जो है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग से रिलेट करती है। तो ये मैंने आपको कंक्लूजन बता दिया, मैंने आपको प्रायोरिटी शेड्यूलिंग जो है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव सिस्टम है। और जनरली आप देख सकते हो कि आप जब आपके पास इक्वल प्रायोरिटी की प्रोसेसेस आ जाती है तो आप उसको दूसरे एल्गोरिथम के साथ ट्रीट कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या फिर शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। और एजिंग जो है ये प्रिवेंट करती है किसी लो प्रायोरिटी प्रोसेस को, ताकि वो स्टार ना हो सके और इवेंचुअली उसको शेड्यूल करवा देती है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर से तो काइंडली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें।